हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री के इस प्लेटफॉर्म पर। देखो, आपको मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि आप एमओटी पढ़ रहे थे। एमओटी में कैसे परमाणु के कक्षक होते हैं और वो परमाणु के कक्षक आपस में संयोग करते हैं और संयोग करके क्या करते हैं, वो आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बताओ? वो निर्माण करते हैं यानी कि बनाते हैं। जी हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक होगा इसी एमओटी में। जैसा कि आपको पता है ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आणविक संरचना यानी केमिकल बॉन्डिंग एवं मोलिकुलर स्ट्रक्चर, यानी कि रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। और उसमें आप लोग वीबीटी खत्म करके आगे बढ़ चुके थे और आप पढ़ रहे थे एमओटी। और एमओटी में आप लोगों ने पिछली क्लास में समझा था कि कैसे आणविक जो होते कक्षक वो बनते हैं, परमाणु कक्षक आपस में संयोग करते हैं और वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं आणविक कक्षक। ठीक है ना? तो चलो आज हम लोग बढ़ते हैं इसी से आगे। और पिछले क्लास में जो आपने सीखा था LCAO यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि परमाणु कक्षक होगा रैखिक संयोग। ठीक है, तो रैखिक संयोग में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे और समझेंगे कि आप कैसे आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का मतलब कि वितरण करते हो। ठीक है ना? अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर के पहले उसे देखिए और उसके बाद इस लेक्चर को आप देखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग यहां पर करना चाहेंगे। ठीक है ना? तो आप पहला कंडीशन डालिए, क्या? आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण आप लोग बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है ना? यानी आणविक कक्षक में आपको इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को भरना है। और कैसे भरते हैं एमओटी के आधार पर हम उसी की चर्चा करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो हमारे पास दो शर्त होती है, दो स्थिति होती है क्या इलेक्ट्रॉन भरने का। एक तो अणु वो जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन तक ही होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 14 या उससे कम इलेक्ट्रॉन होंगे, उस अणु के अंदर कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन। और कुछ अणु ऐसे होते हैं जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन अणुओं में इलेक्ट्रॉन कैसे होता है वितरित, उसकी हम यहां पर जानकारी प्राप्त करेंगे। और ऊर्जा आरेख भी हम यहां पर ड्रॉ करके देखेंगे। ठीक है ना? यानी कि एनर्जी रे डायग्राम। ठीक है ना? एनर्जी डायग्राम आप उसे कह सकते हो सिंपली। देखो, तो स्थिति नंबर 1 आएगी। ठीक है ना? स्थिति यानी केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ना वो कुल होंगे कितने, 14 इलेक्ट्रॉन तक, 14 इलेक्ट्रॉन्स तक के अणुओं के लिए। ठीक है, केवल बताओ कितने, 14 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। ठीक है, उसके अंदर हम लोग जानेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन आप भरोगे। ठीक है भाई, चलो देखो, तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उसके लिए ना आपको क्या याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना। सिग्मा 1s की ऊर्जा कम होगी, उससे अधिक जो ऊर्जा होगी वो किसकी होगी, एंटी सिग्मा। देखो, ये आबंध और ये प्रति आबंध है ना, ये दो प्रकार के आबंध बनते हैं ना, आप जानते हो। पिछले क्लास में आपको समझाया था कि दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं, किसमें, आणविक कक्षक सिद्धांत में। ठीक है, एक होता है आबंधन, एक होता है प्रति आबंधन आबंध। ठीक है, देखो तो
एंटी सिग्मा 1s, फिर क्या होगा सिग्मा 2s, ठीक है, फिर क्या होगा एंटी सिग्मा 2s, फिर क्या होता है, फिर जो ऊर्जा होगी वो होगी पाई 2px की, पाई 2px की ऊर्जा बराबर होती है पाई 2py के, ठीक है ना। और फिर जो ऊर्जा आता है इसका, किसका, हाँ ब्रैकेट बंद, और फिर आता है सिग्मा 2pz की ऊर्जा, ठीक है। देखो पहले क्या हुआ, बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग, यानी कि प्रत्याबंधन, फिर ये पाई में आ गया। भाई पी में कितने कुल 3 होते हैं ना, तो यहां पाई आता है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, यानी कि यहां पर क्या होता है, इनकी ऊर्जा लगभग लगभग समान होती है, ठीक है ना। तो पाई 2px और पाई 2py की ऊर्जा क्या होती है, लगभग लगभग इक्वल होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, लगभग लगभग समान होता है, ऊर्जा लगभग, ओहो, ऊर्जा लगभग समान होता है, लगभग समान होता है, ठीक है। उसके बाद आता है किसकी ऊर्जा, उसके बाद जो ऊर्जा आती है वो आती है एंटी पाई, एंटी पाई 2px इक्वल टू एंटी पाई 2py, ठीक है। और सबसे अधिक जो ऊर्जा होगी वो होगी एंटी सिग्मा 2pz की, ठीक है भाई। तो z होगा ना, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो एंटी सिग्मा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे आणविक कक्षक में, इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हम लोग यहां पे जानेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से बच्चे ना इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे भरे, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। और ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं बता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारी ये पहली स्थिति। अब देखो ये जो अणु होते हैं कौन कौन होते हैं, मान लो हमारे पास कौन आ गया, देखो H2 हो गया है ना, और Li2 हो गया, ठीक है, हीलियम, ये इनके लिए है, बस हीलियम He2 तो होते ही नहीं है, फिर भी जानेंगे He2 नहीं हो सकता कभी भी, क्यों नहीं हो सकता, ये हम MOT की हेल्प से समझेंगे। देखो उसके बाद क्या आता है, C2 हो गया है ना, N2 हो गया, ये इनके लिए मान्य है, ठीक है। ये क्या, ये ऐसे अणु हैं जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन तक, 14 ही तक के इलेक्ट्रॉन में होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे या उससे कम होंगे, तो ये उनके लिए मान्य है, ये हमारी पहली स्थिति होती है। आओ उन अणु के लिए हम लोग अब लिखेंगे ऊर्जा, ये क्या, ये ऊर्जा इस तरह, ठीक है। सबसे कम ऊर्जा इसकी होगी जी ना, जैसे आप कक्षकों का, परमाणु कक्षकों का विन्यास करते हो, उसी प्रकार से आप अणु के कक्षक जो आपस में बने होते हैं मिल करके, उसका भी विन्यास आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है। तो ये था ऐसे अणु जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन तक के ही होंगे, ठीक है। देखो अब स्थिति नंबर 2 लिखेंगे हम लोग, केस सेकंड, ठीक है। तो केस सेकंड में क्या हो, केस सेकंड में क्या होने वाला है, 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक, यहां नहीं लिखो, ठीक है, यहां लिख दो, 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक, 14 से अधिक, इसमें लिखो 14 से अधिक है ना, ऐसे लिखो इसमें 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले अणुओं के लिए, अणुओं के लिए, ठीक है। स्थिति हम यहां पे देखेंगे, ठीक है। देखो तो यहां तक तो सेम आता है, ठीक है, इससे आगे थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है भाई। देखो तो सिग्मा क्या है बताओ, सिग्मा 1s, उसके बाद आएगा एंटी सिग्मा 1s, फिर क्या आएगा, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर आएगा एंटी सिग्मा, क्या, एंटी सिग्मा 2s, ठीक है भाई, एंटी सिग्मा 2s, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। सिग्मा 1s, एंटी सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, एंटी सिग्मा 2s, ठीक है। अब इसके बाद में देखो इसकी ऊर्जा इससे कम होती है,
तो सिग्मा 2pz। भाई p में कुल कितने होते हैं बताओ? p में टोटल होते हैं 3 कक्षक, px, py, pz। तो pz की ऊर्जा कम होगी किससे? पाई 2px बराबर पाई 2py से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, कॉपी करो, ये याद करना मुश्किल नहीं, आसान है। ठीक है, देखो अब क्या आएगा, फिर इससे अधिक जो ऊर्जा होगी वो इनकी होगी, एंटी वालों की। तो एंटी पाई, क्या बोलते हैं इसको? एंटी पाई 2px इक्वल टू एंटी पाई 2py। ठीक है, और सबसे अधिक जो ऊर्जा होगी वो इसकी होगी, एंटी सिग्मा 2pz की। ठीक है, तो ये ऑर्डर किसके लिए है? उन अणुओं के लिए है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। ठीक है, इसकी ऊर्जा क्या होता है इसमें? लगभग लगभग समान होती है। ठीक है ना, लगभग आप जो लिख ले, लगभग समान ऊर्जा, समान ऊर्जा। ठीक है, इसमें होते हैं। ठीक है, कॉपी करो, फिर बढ़ते हैं आगे। तो इस तरह से ना अगर ये आपको याद रहेगा तो आप विन्यास कर पाओगे। ठीक है, किसका विन्यास? एटॉमिक का विन्यास नहीं, अणु का विन्यास। अणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं वो इससे ना आपको तो भैया ना याद होना चाहिए। ठीक है, ये अगर याद नहीं होगा ना तो फिर आप लोगों को ना समस्या आएगी। ठीक है, 11th क्लास में पेपर में क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, 11th क्लास में जो स्कूल लेवल पे होता है ना, वहां तो एग्जाम में पक्का ये आएगा। नीट जेईई ना जैसे बड़े बड़े जो एग्जाम्स होते हैं उसमें भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस विन्यास से आप क्या प्राप्त कर सकते हो? ठीक है, लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, अणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उनके निम्नलिखित व्यवहार, निम्नलिखित या लिखो निम्न व्यवहार, व्यवहार के बारे में सूचना मिलती है, सूचना मिलती है। ठीक है, कौन कौन सी सूचना मिलेगी? अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया तो कौन कौन सी सूचना मिलेगी ये आपको हम यहां समझाएंगे। सबसे पहली सूचना आपको मिलेगी अणु का स्थायित्व। क्या मिलेगा बताओ? अणु का स्थायित्व। आपको पता लगेगा कि अणु स्थायी है अथवा नहीं है। अणु का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स है उसकी स्टेबिलिटी के बारे में तुम्हें यहां पे जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, कि कोई अणु स्थायी है अथवा नहीं। देखो ध्यान से, अब आपने जो बॉन्डिंग देखा, क्या देखा आपने? विन्यास का एक होता है ना ऊर्जा आरेख, जो मैंने ऊर्जा आरेख समझाया अभी भाई, सिग्मा 1s, फिर एंटी सिग्मा 1s आ गया। ठीक है, देखो s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अच्छा एक बात और मैं आपको समझा देता हूं कि जो जो नियम का पालन आपने परमाणु कक्षक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किया था, हुंड का नियम, पॉली का नियम, ठीक है ना, ये सारे नियम यहां पर भी आपको लागू होते हैं। ऑफ-बाउ का नियम, ऑफ-बाउ, पॉली, हुंड, इन तीनों के नियमों का पालन यहां पर भी होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता, नहीं पढ़ रखा है ये सारे नियम, तो आप जाओ हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करो, आपको परमाणु की संरचना पूरा का पूरा लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, और आप उसे जरूर पढ़ें। ठीक है, देखो अब आप आबंधन कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे Nb। क्या बोलेंगे बताओ? Nb। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये हमारा आबंधन कक्षक क्या होता है
और ये हमारा प्रति आबंधन कक्षक के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग बोलेंगे Nb, ठीक है। और ये जो स्टार वाले होंगे, स्टार वाले में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे कक्षक में उसको हम लोग बोलेंगे Na, यानी कि प्रति आबंधन कक्षक में, प्रति आबंधन कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित प्रति आबंधन कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है भाई। देखो इसमें हम लोग Na, मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग, Na मतलब एंटी बॉन्डिंग, Nb मतलब बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या को हम लोग Nb से करेंगे रिप्रेजेंट, और प्रति आबंधन कक्षक यानी कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में यानी कि आणविक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है या मौजूद है उसे हम लोग कहते हैं क्या, Na। ये दिखाने का तरीका है भाई, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखो हम क्या बोलते हैं कि यदि Nb का मान ज्यादा है Na से, Nb मतलब आबंधन कक्षक या कह लो आबंधी कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति आबंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या से अगर ज्यादा है तो अणु स्थायी है। तो क्या बताओ, तो अणु हमारा स्थायी होता है, ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। अणु स्थायी, अणु स्थायी, ठीक है, इसमें लिख दो। और यदि प्रति आबंधन में ज्यादा हो गया, किससे, आबंधन से, तो अणु अस्थायी। अणु क्या होता है बताओ, अणु अस्थायी होता है, अणु अस्थायी, ठीक है। कॉपी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है भाई, ठीक है ना। ये अस्थायी होगा, क्यों, क्योंकि आबंधन क्या होगा, प्रबलतम होगा, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें ना, इसमें छाप लेना जरा कि आबंधन, आबंधन प्रभाव, प्रभाव प्रबल कैसा होता है, प्रबल, ठीक है, इसलिए क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है भाई। और यहीं पर हम लोग क्या कर सकते हैं, आबंध कोटि भी ज्ञात करते हैं ना, आबंध कोटि, ठीक है। तो अणु स्थायी कब होगा, जब प्रति आबंधन कक्षक में इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए, ठीक है, किससे, आबंधन की तुलना में। या फिर आप कह लो कि आबंधी कक्षक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, किससे, प्रति आबंधी इलेक्ट्रॉन की तुलना में, ठीक है ना। देखो प्रति आबंधी कक्षक इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या की तुलना में, ठीक है। देखो अब आता है आबंध कोटि, क्या था बताओ, आबंध कोटि इसी का हिस्सा है, ठीक है ना। आबंध कोटि क्या इसी का हिस्सा है, ठीक है भाई। आबंध कोटि को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, क्या बोलते हैं बताओ, बॉन्ड ऑर्डर, क्या बोलते हैं भाई, बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकालोगे बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला। ये सब मैं तुम्हें करके भी दिखाऊंगा एग्जांपल लेकर के, तब समझ में आएगा अच्छे से। तो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, इज इक्वल टू 1/2 Nb माइनस Na, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, Nb माइनस Na। क्या मतलब हुआ इसका, कि आबंधी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है उसको माइनस कर दो, किसमें, कि प्रति आबंधी, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, आबंधी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या में से प्रति आबंधी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को माइनस कर दो, ठीक है। आपको जो मिलेगा मान, और उसको 2 से भाग भी करना होगा, तो जो मान आपको मिलेगा आप उसे बोलोगे बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलोगे उसको बताओ, बताओ, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। कॉपी करो उसको जल्दी से, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं ना। यानी कि अब देखो, यदि कोटि क्या आता है, तो
आबंध कोटि से आप सीखते क्या, बोलिए बताओ। देखो आबंध कोटि हमें बताता है कि कितने सहसंयोजी आबंध बने हैं, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि आबंध कोटि द्वारा अणु में उपस्थित सहसंयोजी संख्या, अणु में उपस्थित सहसंयोजी आबंध की संख्या को बताती है, ठीक है। आप इसका ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन। यदि, क्या बोला मैंने बोला यदि एन बी ज्यादा है एन ए से, तो क्या होगा, आबंध कोटि धनात्मक होगा। आबंध कोटि धनात्मक व स्थायी अणु होता है, ठीक है ना। अब अगर मान लो एन बी का मान कम हो गया एन ए से, या फिर बराबर हो गया एन ए बराबर एन बी हो गया, अर्थात आबंध कोटि क्या हो गया, या तो शून्य हो गया आबंध कोटि, या फिर आबंध कोटि क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो इस केस में क्या होगा, आबंध कोटि ऋणात्मक हो जाता है, ऋणात्मक, ठीक है ना। आबंध कोटि हो जाएगा ऋणात्मक, या फिर ये केस, तो इस केस में क्या होगा, अणु अस्थायी होगा, ठीक है ना। अणु अस्थायी होता है, ठीक है भाई। अणु क्या हो जाएगा बताओ, अणु हो जाएगा अस्थायी, ठीक है भाई। तो आबंध कोटि से हमें इतनी सारी जानकारियां प्राप्त होती है, ठीक है ना। अगर आबंध कोटि कितनी है, एक है, यदि आबंध कोटि एक है तो एक सहसंयोजी आबंध है, ठीक है। यदि आबंध कोटि दो है, तो दो सहसंयोजी आबंध है, ठीक है ना। और यदि आबंध कोटि तीन है तो तीन सहसंयोजी आबंध है, ठीक है भाई। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आबंध कोटि देखो हमें कितनी सारी जानकारियां देता है, अणु की स्थायित्व की भी व्याख्या कर देता है, ठीक है ना। ये सब चीजें ना वीबीटी से पता चल ही नहीं पाता है, इसीलिए वीबीटी फेल हो गया था, इसीलिए क्या है, एमओटी लागू हुआ है, ठीक है। कॉपी करो। अब मैं इसके किसकी, हाँ, आबंध लंबाई की बात करूंगा, ठीक है भाई। मतलब इसमें ये क्या चाह रहा है कि आबंध कोटि जो है ना, आबंध कोटि की सहायता से आप आबंध की लंबाई का भी अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। देखो तो आप इसमें एक लाइन ऐड कर देना, ठीक है, क्या कि आबंध लंबाई वो होता है व्युत्क्रमानुपाती, किसके, आबंध कोटि के, ठीक है ना। आबंध कोटि मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, बॉन्ड ऑर्डर। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जितना ज्यादा आबंध कोटि होगा बॉन्ड उतना ही छोटा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आबंध कोटि होगी बंध की संख्या उतनी ज्यादा होगी, और अगर बंध की संख्या ज्यादा होगी तो उतना ही बॉन्ड क्या होगा, छोटा होगा, है कि नहीं। करो, लिखो, आबंध की कोटि में वृद्धि होने पर, क्या होने पर, वृद्धि होने पर
आबंध की कोटि में वृद्धि होने पर, मतलब वृद्धि अगर होगी ना आबंध कोटि में, तो आबंध की लंबाई घट जाएगी, ठीक है ना। देखो उसमें आबंध लंबाई, आबंध की लंबाई घट जाती है। क्या होती है बताओ? घट जाती है, ठीक है ना। आबंध की लंबाई घट जाती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी, ठीक है। कॉपी करो जल्दी से, ठीक है। अब हम लोग अगले व्यवहार की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात होगी? अगले व्यवहार की, ठीक है भाई। चुंबकीय प्रभाव क्या होगा? चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। देखो अणु जो होता है ना, वो चुंबकीय हो सकता है और प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय दो हो सकता है, ठीक है। देखो अब आता है चुंबकीय व्यवहार। लिखो चुंबकीय व्यवहार। चुंबकीय व्यवहार किसका? अणु का, अणु का चुंबकीय व्यवहार, ठीक है। कौन कौन से व्यवहार होते हैं? तो आपने पहले क्या देखा? आबंध कोटि देखा है ना, आबंध की लंबाई देखी। अब अगला इसमें है अणु का चुंबकीय व्यवहार, ठीक है। यदि आणविक कक्षकों में, लिखो यदि आणविक कक्षकों में, यदि आणविक कक्षकों में, यदि आणविक कक्षकों में द्विपूरित, द्विपूरित युग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है, उपस्थिति है। देखो भाई, जैसे कि मान लो आपने किसी भी अणु का विन्यास किया और विन्यास करने के बाद अगर उसके प्रति आबंधी हो, चाहे वो आबंधी कक्षक हो, अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहां एक वर्ड लिखा हुआ है द्विपूरित, मतलब दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन पूरे अगर उसमें हो या युग्मित हो उसमें इलेक्ट्रॉन, तब आप कहोगे वो प्रतिचुंबकीय है। क्या है वो? उपस्थिति है तो प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, तो प्रतिचुंबकीय अणु, अणु कहलाता है, कहलाता है। भाई प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है डायामैग्नेटिक। क्या होता है? डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है ना। डायामैग्नेटिक नेचर आप कह सकते हो, ठीक है। डायामैग्नेटिक है, डाया में DIA लगाओ, क्या लिख दिया मैंने? डायामैग्नेटिक नेचर, ठीक है ना। डायामैग्नेटिक नेचर होता है किसका? उस मॉलिक्यूल का जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, जोड़े में होते हैं। एग्जांपल लूंगा ना अभी, फिर आपको समझाऊंगा एग्जांपल लेकर के, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो, और यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ना हो, यदि इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ना हो तो क्या हो? एक या अधिक आणविक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। यदि इलेक्ट्रॉन एक अथवा अधिक, यदि इलेक्ट्रॉन एक अथवा अधिक कक्षक में, एक अथवा अधिक कक्षक में अयुग्मित हो, क्या हो? अयुग्मित हो तो अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय अणु कहलाता है, अणु कहलाता है, ठीक है भाई। अनुचुंबकीय का मतलब होता है, अनुचुंबकीय, किसने बता? अनुचुंबकीय, इसका मतलब होता है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। अच्छा, ये अधिक के ना कक्षम नहीं है, कक्षक, ठीक है ना। अधिक कक्षक, ठीक है ना। यदि इलेक्ट्रॉन एक अथवा अधिक कक्षक में अयुग्मित हो तो अनुचुंबकीय अणु कहलाएगा, ठीक है भाई। सुनो, अनुचुंबकीय का मीनिंग होता है कि ऐसे अणु को जब तुम लोग
चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो इसको आकर्षित कर लेगा, इसको आकर्षित कर लेगा कौन? चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना? क्या होते हैं बताओ? ऐसे अणु चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। और इसमें ना ये छाप लेना, ऐसे अणु इसमें है ना, जो कि कौन था? डायामैग्नेटिक, यानी कि प्रति चुंबकीय जो अणु होता है वो ऐसे अणु चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं बताओ? प्रतिकर्षित होते हैं ना, इसमें छाप लेना, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है भाई, ये कॉपी करो। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? कुछ व्यवहार। क्या होते हैं बताओ? कुछ व्यवहार। ठीक है ना? अब मैं एक एग्जांपल लूंगा। ठीक है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए मैं इस क्लास में एक एग्जांपल लूंगा और आपको करने के लिए कहूंगा। बाकी एग्जांपल मैं अगली क्लास में लूंगा और उसका जो है ना एनर्जी डायग्राम बना करके भी दिखाऊंगा अच्छे से। देखो, मान लो मेरे पास एक अणु है और उसका नाम क्या है बताओ? मान लो मेरे पास है कार्बन, क्या है? C2। भाई मैं एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल। एक कार्बन में होते कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ 2 में कितने होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी उसमें? कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 12। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बताओ? 12। अब हम इसका विन्यास करेंगे। विन्यास मैं एक एग्जांपल इसमें क्यों ले रहा हूं इस क्लास में? अगली क्लास जब आप सीखोगे, उस देखोगे, तब आप उसमें इसके बारे में डिटेल में एग्जांपल की सहायता से एनर्जी डायग्राम भी देखोगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर को जरूर देखें अगर आपने इसको देखा है पूरा तो। ठीक है ना? देखो कैसे करना है। ये C2 अणु है, इसका विन्यास करना है। कुल इलेक्ट्रॉन 12 है, तो सिग्मा 1s2, फिर एंटी सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर एंटी सिग्मा 2s2। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों भर रहा हूं? क्योंकि भैया s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है ना? और ये जो 12 इलेक्ट्रॉन है 14 से कम है या फिर 14 है, तो आप इसके अंदर यूज करोगे कि कौन सा? पहली वाली स्थिति यूज करोगे। ठीक है, फिर क्या आता है बताओ? फिर इसमें आपके पास आता है कौन? हाँ, पाई 2px में भरोगे 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2py में भरोगे 2 इलेक्ट्रॉन। और गिनते कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, देखो इसमें टोटल 12 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। इसके बाद में कौन आता है? सिग्मा 2pz। तो 2pz में इलेक्ट्रॉन भरेंगे नहीं, 2pz में हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे नहीं। देखो भाई, 1 सिग्मा 1s2 एंटी सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2 एंटी सिग्मा 2s2, फिर 2 पाई, सॉरी यहां पर 2 नहीं आएगा, पाई 2px और पाई 2py। तो आप एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरोगे इसमें। ठीक है, कुछ ऐसा अगर मान लो यहां पर भरने के बाद हमारे पास केवल बचते 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब 10 होते और 2 बचते, तो एक इसमें और एक इसमें भरते। ठीक है ना? लेकिन यहां पर क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 यहां 2 यहां भर दिया। 2pz में भरेंगे नहीं इलेक्ट्रॉन क्योंकि 12 इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे पास है, तो 12 पूरे भर गए, है ना भाई? देखो, तो ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो अब आपको यहां पर NB गिनने हैं। NB का मतलब होता है जो बिना स्टार वाले हैं, उसे हम बोलते हैं आबंदी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? गिनो, 2 2 4 6। और Na प्रति आबंदी जो कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? स्टार वाले गिनो, 2 2 4 4। ये बताओ है कि नहीं? कैसे? NB 2 2 4 2 6, अच्छा 2 8, अच्छा ये 8 हो गए ना? हाँ, ये होगा 8 और Na कितने होंगे? 2 2 4, हाँ 4। ठीक है ना? अब ठीक है, ठीक है भाई। देखो, आप पहले क्या निकालोगे? आबंद कोटि। तो आप निकालो पहले बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर 1/2 NB माइनस Na होता है ना? तो 1/2 NB कितना है? 8 4। तो कितना हो गया बताओ? 4/2 करोगे तो कितना? 2। बॉन्ड ऑर्डर कुल 2 है ना? तो 2 आ गया ना? बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका मतलब क्या है?
बॉन्ड नंबर 2 है, इसका मतलब यह है कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध होगा। क्या होगा? द्विआबंध होगा। अब यहां पर क्योंकि NB ज्यादा है Na से, तो क्या हो गया? स्थायी अणु। क्या होगा? स्थायी अणु। C के मध्य, कार्बन परमाणु के मध्य क्या होगा बताओ? देखो, कार्बन परमाणु के मध्य, परमाणु के मध्य क्या होंगे? द्विआबंध। क्या होंगे बताओ? द्विआबंध है। कैसे भाई? 2 आ गया ना, आबंध कोटि ही तो बताएगा, जितनी कोटि उतनी क्या होगा उसमें आबंध होंगे। अच्छा, अस्थाई भी हो गया। अब चुंबकीय प्रकृति, क्या आ गया? चुंबकीय प्रकृति। इतना कुछ आपसे निकलवा लेगा इस विन्यास की हेल्प से। भाई देखो, इसमें कहीं भी एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, द्विपूरित है, मतलब सभी में 2-2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जोड़े में है। जोड़े में है तो हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय अणु। इसका मतलब अगर आप इस अणु को रखोगे कहां? चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये हो जाएगा प्रतिकर्षित। ठीक है ना? तो ये था हमारा आज का क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसका? अणु का। अणु का आणविक कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे करते हैं, ये मैंने आपको इस क्लास में समझा दिया। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो आणविक कक्षक है इसमें और एग्जांपल लूंगा। ठीक है? रे डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा पूरा अच्छे से, और फिर क्वेश्चंस यहां से बहुत आते हैं पेपर में। ठीक है ना? जो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है? तो और ऐसे अणु जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर कह लो 14 से ज्यादा होते हैं, उसकी विन्यास कैसे होगी वो मैं आपको अगले क्लास में डिटेल में समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने अभी तक देखा है तो। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आपका।